अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल क्लास 10th सोशल साइंस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग नहीं करती है, राइट? ए फिशिंग, बी बैंकिंग, सी माइनिंग, डी फॉरेस्ट्री। तो सिंपल सी बात है बी बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग कौन से सेक्टर में आती है, ये टर्शरी सेक्टर में आती है। बाकी फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। क्वेश्चन 2 है बेटा, वाई इज़ द प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए है बिकॉज इट ओनली इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ऑप्शन बी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। ऑप्शन सी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन डी है बिकॉज द गवर्नमेंट हैविली सब्सिडाइजेस एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। दैट्स वाई प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इन विच ऑफ सेक्टर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन से सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी है टर्शरी सेक्टर, ऑप्शन डी है क्वाटरनरी सेक्टर। तो इसका आंसर है बेटा सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर। इसमें से सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए कल्टिवेटिंग बीट, ऑप्शन बी मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग शुगर टू द मार्केट, ऑप्शन डी सेलिंग शुगर इन अ रिटेल शॉप। करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्योंकि, राइट। क्वेश्चन फिफ्थ बेटा, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। और इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये दो नेम हैं जो सेकेंडरी सेक्टर के ही से ही रिलेटेड है। बाकी सर्विस सेक्टर नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा और पब्लिक सेक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन सिक्स्थ है, विच सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के? ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर या डी प्राइवेट सेक्टर। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में टर्शरी सेक्टर मदद करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन सेवन्थ है, एक्टिविटीज़ इन द टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। अब जो एक्टिविटीज़ हैं टर्शरी सेक्टर में वो कोई सामान नहीं बनाती है, पर वो हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सर्विस सेक्टर का या टर्शरी सेक्टर का? क्योंकि टर्शरी सेक्टर को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? सर्विस सेक्टर से। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वीविंग या ऑप्शन डी बैंकिंग। ऑप्शन सी होगा बेटा वीविंग क्लोथ, इट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, राइट। सो ट्रांसपोर्ट, communication and banking, these all will come under tertiary sector. Next beta, which of the following professionals fall under the tertiary sector despite not directly helping in the production of goods। इसमें से कौन सी प्रोफेशन टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं पर वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, माइनर्स। सिंपल है बेटा टीचर्स, क्योंकि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9th, असर्शन और रीज़न है, द टर्शरी सेक्टर हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। ये असर्शन है। रीज़न है, द टर्शरी सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। अब असर्शन तो सही है कि टर्शरी सेक्टर हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, राइट। बट रीज़न द टर्शरी सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, ये गलत है, ठीक है। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ false, C will be the correct option. Question 10 है, a person buying raw cotton, spinning it into yarn and weaving cloth is working in which sector। एक पर्सन जो रॉ कॉटन खरीद रहा है, फिर उससे धागा बनाता है, फिर उससे क्लॉथ बुन रहा है। ये मैंने अभी आपको लास्ट पेज पे भी क्वेश्चन 8 में बताया था, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड कॉल सेंटर्स, ये ग्रो हो रही हैं और ये पार्ट है किस सेक्टर का? टर्शरी सेक्टर का, राइट, सर्विस सेक्टर का। 12th क्वेश्चन है बेटा, फ्लावर कल्टिवेटर, कोरियर, मैच बॉक्स फैक्ट्री वर्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दियर सेक्टर्स करेक्टली इन ऑर्डर। अब मतलब इन तीनों को हमें ऑर्डर में लगाना है
कि फ्लावर कल्टीवेटर कौन से सेक्टर में आएगा, कोरियर वाला कौन से सेक्टर में आएगा और मैच बॉक्स फैक्ट्री वर्कर कौन से सेक्टर में आएगा। तो फ्लावर कल्टीवेटर तो बेटा आएगा प्राइमरी सेक्टर में, कोरियर देने वाला क्योंकि सर्विस कर दे रहा है टर्सरी सेक्टर में आएगा, मैच बॉक्स फैक्ट्री वर्कर क्योंकि फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सेकेंडरी में आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएट गुड। इसमें से किसको इंटरमीडिएट गुड कहते हैं? ए कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर, बी wheat flour used by a bakery to make biscuits, C a refrigerator in a household, D biscuits bought by a consumer। सिंपल है, wheat flour used by a bakery to make biscuits, यहाँ पे wheat flour क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, राइट, ऑप्शन बी विल करेक्ट। क्वेश्चन 14 है, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने में? तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन ए, बिकॉज दियर वैल्यू इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स की वैल्यू में, इसलिए हम उसे डबल काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन 15 असर्शन है बेटा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। रीज़न है, एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स गिव द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, right? So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Question 16 है, who is responsible for daunting task of measuring GDP in India? कौन सबसे टफ टास्क करता है GDP को मेज़र करने का इंडिया में? द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है टू मेज़र GDP ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्टेट्स इन अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 17th, व्हाट डज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री का क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, द टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, नहीं। ऑप्शन बी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, येस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, राइट। तो द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। क्वेश्चन 18 है, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, फिर चाहे वो कोई भी देश हो। क्वेश्चन 19 है, ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 100 years, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, दिस लेड टू अ शिफ्ट टूवर्ड्स विच सेक्टर। मतलब पिछले 100 सालों में या 100 साल से ज़्यादा में फैक्ट्रीज आने लगी, मैन्युफैक्चरिंग्स होने लगी और इसकी वजह से एक सेक्टर बड़ा है। वो कौन सा सेक्टर है? सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री और फैक्ट्री से रिलेटेड कौन सा सेक्टर होता है? सेकेंडरी सेक्टर, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 20 है, इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट। पास्ट 100 years में एक और शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसका मेन रीज़न बताना है हमें। ऑप्शन ए, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नहीं। बी, राइज इन डिमांड फॉर सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, येस, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास मनी ज़्यादा आ रहा है तो लोग प्रॉपर सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, तो इससे कौन से सेक्टर की ग्रोथ हो रही है? टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। तो राइज इन डिमांड फॉर सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़, राइट, इन एन इकोनॉमी और सोसाइटी। क्वेश्चन 21 है, विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। टर्सरी सेक्टर, सिंपल, अभी हमने किया था। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर रिसेंट ईयर्स में कौन सा इंडिया का? टर्सरी सेक्टर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। इनमें से कौन सा कारण नहीं है राइजिंग इंपॉर्टेंस का टर्सरी सेक्टर में इंडिया में? टोटल आपकी बुक में 4 रीजन दिए हैं, याद रखिएगा। ए, गवर्नमेंट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, ये है। बी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ये भी है। ऑप्शन सी, राइज इन इनकम लेवल्स कॉजिंग पीपल टू डिमांड मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट एंड टूरिज्म, ये भी है। डी, आ मैसिव डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, ये गलत है, राइट। तो ए, बी, सी आर करेक्ट, डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 23 है, विच न्यू सर्विसेज हैव ग्रोन रैपिडली इन इंपॉर्टेंस इज द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में कौन सी न्यू सर्विसेज इंपॉर्टेंस में बढ़ी हैं? ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ऑप्शन डी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ए, सी, डी तो पहले से थी, पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी न्यू सर्विसेज हैं जो इंक्लूड हुई हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 24 है बेटा,
वाइल द टर्शी सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली, टर्शी सेक्टर रैपिडली तो ग्रो हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्श रियलिटी इन इंडिया, इसमें से हार्श रियलिटी क्या है टर्शी सेक्टर की इंडिया में? ए, ऑल सर्विस सेक्टर वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड एंड हाईली पेड, नहीं ये गलत है। बी, नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल, मैनी आर इंगेज इन लो पेइंग जॉब्स, ये सही है कि सारे के सारे जो लोग इंगेज हैं ना सर्विस सेक्टर से बेटा, वो सब इक्वली नहीं ग्रो हुए हैं। और इसमें कई सारे ऐसे लोग आते हैं सर्विस सेक्टर में, जैसे ऑटो वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, लेबर्स हो गए, राइट, ये सब लो पेइंग जॉब्स कर रहे हैं, राइट। तो पूरा का पूरा टर्शी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 25, वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इट हैपेंड इन जीडीपी? जैसा कि जीडीपी में शिफ्ट हुआ है वैसे ही सिमिलर शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन ए, बिकॉज द सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर्स डिड नॉट क्रिएट इनफ जॉब। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है, प्रोडक्शन बड़ी है, गुड्स बड़े हैं, वैल्यू बड़ी है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं क्रिएट की हैं हमारे सेकेंडरी और टर्सी सेक्टर ने, जिससे कि लोग टर्सी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड हो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 26 है, विच सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? अभी भी सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, राइट। क्वेश्चन 27 असर्शन है बेटा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, ये सही है। रीज़न, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑप्शन ए, व्हेन पीपल आर विजिबली आउट ऑफ वर्क। ऑप्शन बी, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। ऑप्शन सी, व्हेन पीपल आर हाईली स्किल्ड बट अनएम्प्लॉयड। ऑप्शन डी, व्हेन मशीन्स रिप्लेस ह्यूमन लेबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल, इट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन विच सेक्टर? सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। मान लो 1 बीघा खेत है, 4 फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, तो क्या 1 बीघा खेत पे 4 लोगों की काम करने की नीड है? नहीं है। बट 4 लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं है, ना ये स्किल्ड हैं कि ये बाकी जॉब कर सकें। क्वेश्चन 30 है, if a few people are moved out of agriculture into another sector, what happens to agriculture production in a situation of disguised unemployment? अगर कुछ लोगों को एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन उसमें है? ए, इट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, नो। इट डिक्रीजेज स्लाइटली, नहीं। इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब प्रोडक्शन उतनी होगी जितनी कि पहले हो रही थी, राइट। C will be the correct option. Question 31 है, which of the following can help in creating more employment in rural areas? इसमें से कौन सी चीज़ हेल्प कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में रूरल एरियाज़ में? A, क्लोजिंग डाउन लोकल मार्केट्स, नहीं। B, प्रमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज़, येस, हमें इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए और लोकेट करना चाहिए सेमी रूरल एरियाज़ में, जिससे कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट। B will be the correct option. Question 32 है, what was the primary objective of महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था मनरेगा 2005 का? ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, टू गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज़। मीन सभी लोगों को गाँव में जिन्हें ज़रूरत है और जो काम की एज ग्रुप में हैं उन्हें 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट देना, और अगर एम्प्लॉयमेंट देने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो 100 days की फ्री सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। ये स्कीम है मनरेगा 2005। क्वेश्चन 33 है बेटा, अंडर मनरेगा व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट? अभी मैंने आपको बताया था, अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती है अनएम्प्लॉयड लोगों को गाँव में, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। सरकार को बिना काम के लोगों को 100 दिन की तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन 34 है, मनरेगा इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज, मनरेगा को हम क्या कहते हैं? राइट टू वर्क। ऑप्शन बी राइट टू वर्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का अर्बन सेक्टर में? ऑप्शन ए, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन अ टॉप MNC।
ऑप्शन बी अ कैजुअल वर्कर सर्चिंग फॉर वर्क डेली एंड पुलिंग अ रिक्शा विद लो अर्निंग, ऑप्शन सी अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ऑप्शन डी अ बैंक मैनेजर। ए सी डी तो नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक कैजुअल वर्कर जो अपने लिए डेली कोई ना कोई काम ढूंढ रहा है और रिक्शा चला रहा है और ज़्यादा कुछ पैसे नहीं कमा रहा है, तो ही इज़ नॉट फुली एम्प्लॉयड, राइट। क्वेश्चन 36 है, हाउ डज ग्रांटिंग चीप क्रेडिट या लोन्स टू फार्मर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर हम फार्मर्स को चीप क्रेडिट या लोन दें तो इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे रिड्यूस होगी। ए इट फोर्सेज देम टू लीव एग्रीकल्चर, नहीं। बी इट अलाउज देम टू डिग बेल्स, बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड कल्टिवेट अ सेकेंड क्रॉप प्रोवाइडिंग मोर वर्क, यस। इससे क्या होगा, फार्मर एक वेल डग कर सकता है, इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और ऐसी सीज़न में जहाँ पे पानी कम है उसमें भी वो सेकेंड क्रॉप प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि वो वर्क भी करेगा और एक्स्ट्रा अर्न भी करेगा। क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैन क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें से कौन सा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें जिससे कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। ए building a local dam on a canal, B importing foreign agricultural machinery, C subsidizing chemical fertilizers only, D creating a stock market for farmers। आंसर है A building a local dam और canal। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 38, आई स्टडी ऑफ प्लानिंग कमीशन। एक स्टडी जो है प्लानिंग कमीशन की, जिसे एट प्रेजेंट हमने नाम बदल दिया है सरकार ने और इसे अब नीति आयोग कहते हैं, याद रखिएगा। ये एस्टिमेट करती है कि नियरली 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, राइट। तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अगर हम डेवलपमेंट करें या जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन्हें फिल कर लें तो हम 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में इस सेक्टर में। 39 है, असर्शन है बेटा, इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़ कैन क्रिएट जॉब्स, सही है। रीज़न, मोर डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स विल बी नीडेड टू वर्क इन रूरल एरियाज़। इसके लिए ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी रूरल एरियाज़ में, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट से पहचाना जाता है और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर या ऑप्शन डी टर्सी सेक्टर। सिंपल है बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन 41 है, विच इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शन ए जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, बी वर्कर्स डू नॉट गेट एनी पेड लीव, C it covers enterprises where the terms of employment are regular and they follow government rules, D है employment is subject to the whims of employer without any legal recourse। अब ऑप्शन ए बी डी तो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, और ऑप्शन सी है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है बेटा, विच एक्ट इज़ नॉट टिपिकली एप्लीकेबल टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ए मिनिमम वेजेस एक्ट, बी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सी फैक्ट्रीज एक्ट या डी नन ऑफ दीज अप्लाई इफेक्टिवली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डी, इनमें से तीनों एक्ट कोई भी अप्लाई नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्ट्स हैं। क्वेश्चन 43 है, रमेश वर्क्स इन अ फैक्ट्री वेयर ही गेट्स पेड लीव। रमेश वर्क करता है एक फैक्ट्री में जहाँ पे उसे पेड लीव मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किस सेक्टर की हैं, ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन 44 है, सुरेश इज़ अ डेली वेज लेबरर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, ही गेट्स नो लीव, पेड लीव और मेडिकल बेनिफिट्स। इफ़ ही फॉल इल ही लूजेज हिज डेली डेज वेज, ही वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। ये कौन सी सेक्टर का केस था, अनऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन 45 है, असर्शन है, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज और लीव ड्यू टू सिकनेस। सही है। रीज़न है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलाइज हैविली ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन 46 है बेटा, वाई इज़ देयर अ नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों ज़रूरत है कि हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ए बिकॉज दे अर्न हाई इनकम्स एंड नीड टैक्स प्रोटेक्शन, नहीं। बी बिकॉज दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, गेट लो वेजेस एंड हैव नो जॉब सिक्योरिटी, येस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन 47 बेटा, इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ, रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर कौन लोग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस, दीज ऑल कंप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन 48 है, nearly what percentage of rural households in India are in the small and marginal farmer category needing support for timely delivery of seeds and credit? टोटल 80% ऐसे फार्मर्स हैं रूरल हाउस होल्ड में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें सपोर्ट चाहिए अपनी सीड्स को ख़रीदने के लिए और क्रेडिट भी चाहिए, लोन। क्वेश्चन 49 है, सॉरी बेटा, इन अर्बन एरियाज हु अमंग द फॉलोइंग इज़ यूजली नॉट पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अर्बन एरियाज में इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है? ए स्ट्रीट वेंडर्स, बी गारमेंट मेकर्स इन स्मॉल वर्कशॉप, सी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डी रैग पिकर्स। सी, सिंपल सी बात है, डॉक्टर्स आर नॉट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन 50 बेटा, विच सोशल ग्रुप्स फाइंड देमसेल्व्स डिसप्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन? कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? ए अपर कास्ट, बी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज, सी ओनली अर्बन रेसिडेंट्स, डी एक्सपैट्रिएट्स। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन बी, SC, STs और OBCs, बी। क्वेश्चन 51 है, व्हेन अ फैक्ट्री इन द organized sector shuts down or uses loopholes to employ workers casually, these workers are forced to join the public sector, the unorganized sector, C agriculture sector, D government sector। इसका आंसर बेटा बी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन 52 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोटिव ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंटरप्राइजेस? प्राइमरी सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या प्राइमरी मोटिव होता है? ए सोशल वेलफेयर करना, बी प्रॉफिट अर्न करना, सी टू प्रोवाइड फ्री सर्विसेज, डी टू जनरेट मैक्सिमम गवर्नमेंट टैक्स। तो इसका आंसर है बी, टू अर्न प्रॉफिट। इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इसमें से क्या एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का? ए टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सी इंडियन रेलवेज, डी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ए, बी, डी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं और सी इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 54, इन द पब्लिक सेक्टर हु ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज? पब्लिक सेक्टर में किसके पास सारे एसेट्स होते हैं और कौन सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ए प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बी अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, सी द गवर्नमेंट, डी फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी, द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 55 है बेटा, वाई डज द गवर्नमेंट नीड टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज इंस्टीड ऑफ प्राइवेट सेक्टर? ए, because private companies cannot build them, B, because these require spending large sums of money which is beyond the capacity of the private sector, and collecting money from thousands of users is difficult. Yes, B is the correct option, right? याद रखिएगा। क्वेश्चन 56 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बाइंग व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस एंड सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स? क्या पर्पज़ है कि सरकार व्हीट और राइस फेयर प्राइस पे खरीदती है फार्मर्स से और उससे भी कम दाम पे बेचती है कंज्यूमर्स को राशन शॉप पे? ए, टू अर्न अ मैसिव प्रॉफिट फ्रॉम द पुअर, नो। बी, टू सपोर्ट बोथ फार्मर्स विद प्रोवाइडिंग अ गुड प्राइस एंड कंज्यूमर बाय सब्सिडाइजिंग फूड। यस, कि फार्मर्स को भी सपोर्ट करे जिससे कि उनकी फसल के उन्हें अच्छे दाम दे और उन गरीब कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करे जो एक्चुअल रेट पे इन ग्रेन्स को नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए सब्सिडी देती है सरकार उन्हें। क्वेश्चन 57 है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, डी इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक UN। सिंपल है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि किस सेक्टर में आएगी? पब्लिक सेक्टर में आएगी। क्वेश्चन 58 है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद रखिएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे सेक्टर्स डिवाइड किए जा सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में सेक्टर्स किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे, याद रखिएगा। 59 है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू, जो ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है वो किया जाता है बेटा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। मालिक कौन है, ओनर कौन है, राइट?
सी है बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें इकोनॉमी को किस सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्वेश्चन 61 है, अ टीचर टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल फॉल्स अंडर विच टू कैटेगरीज, टर्शी और पब्लिक। याद रखिएगा, सिंपल है, क्योंकि टर्शी सेक्टर है, सर्विस है, पब्लिक क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। क्वेश्चन 62 है, अ डेली वेज लेबरर वर्किंग ऑन अ प्राइवेट ओन कंस्ट्रक्शन साइट फॉल्स अंडर विच कैटेगरीज, सेकेंडरी, अनऑर्गेनाइज और प्राइवेट। सिंपल है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है क्योंकि वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, और प्राइवेट है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्वेश्चन 63 है बेटा, विच सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इन इंडिया। सिंपल है, टर्शी सेक्टर हाईएस्ट जीडीपी है कंट्रीब्यूशन है लास्ट फ्यू डिकेड्स में इंडिया में। क्वेश्चन 64 है, असर्शन है, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु फेल टू गेट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सही है ये। रीज़न, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज़ स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये गलत है, तो assertion is true and reason is false. Question 65 है, consider the following statements. First, the service sector only includes activities that require high skills and education. नहीं. Second, small shopkeepers and transport persons are the part of service sector. Yes. तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेकेंड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी। इसमें से कौन सी एक्टिविटी जीडीपी को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ए, अ मैकेनिक रिपेयरिंग अ कार फॉर अ फी। यस। बी, अ मदर कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। ये है, जब माँ खाना बनाती है तो माँ को कोई पैसा नहीं मिलता है फैमिली के लिए, राइट। तो मदर का जो काम होता है घर में सर्विस का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वर्क। क्वेश्चन 67 बेटा, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शी सेक्टर इज कॉल्ड जीडीपी। तो जब हम सम कर देते हैं सारी प्रोडक्शन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी सेक्टर में, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन 68 है बेटा, हाउ डू वी अवॉइड डबल काउंटिंग वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। हम डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो। ए, बाय काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल रॉ मटेरियल सेपरेटली। ये गलत है। बी, बाय काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यस, जब हम सिर्फ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करेंगे तो हम डबल काउंटिंग की मिस्टेक से बच जाएंगे। क्वेश्चन 69 है, इफ़ अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ मिलर फॉर 8 रुपीज़, द मिलर ग्राइंड्स इट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 एंड द कंपनी सेल्स द बिस्किट टू कंज्यूमर फॉर ₹15, व्हाट इज वैल्यू इज एडेड टू द जीडीपी। सिंपल सी बात है, 15 को ऐड किया जाएगा, ना 8 को ऐड किया जाएगा ना 10 को ऐड किया जाएगा, सिर्फ 15, क्योंकि फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल गुड क्या है जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, दैट इज बिस्किट। सी विल बी करेक्ट, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 70 है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड इन द प्राइमरी सेक्टर ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड में क्या रिजल्ट रहा है प्राइमरी सेक्टर का पिछले 40 सालों में। ए, इट हैज़ कम्प्लीटली वेनिस्ड, नहीं। बी, इट हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली सरपासिंग द टर्शी सेक्टर, ये भी गलत है। सी, इट्स शेयर इन एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज बट इट स्टिल एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। यस, शेयर एम्प्लॉयमेंट में कम हुआ है पर अभी भी सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं इंडिया में। क्वेश्चन 72 है बेटा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पे पीपल आर वर्किंग, लोग काम तो कर रहे हैं बट नॉट प्रोड्यूसिंग टू देयर फुल कैपेबिलिटी, बट वो उतना नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि उनकी पूरी की पूरी कैपेसिटी का यूज़ हो या पोटेंशियल का यूज़ हो। और अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। कौन सा ऐसा तरीका है जो सरकार कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए, बाय शटिंग डाउन ऑल स्मॉल बिजनेसेस, नहीं। बी, बाय इन्फोर्सिंग लेबर लॉज, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यस, लेबर लॉज इन्फोर्स करके, फिक्स मिनिमम वेजेस लॉन्च करके और प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू देम, जिससे कि उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो वर्क प्लेस पर। क्वेश्चन 73 है, वाई इज़ द प्राइवेट सेक्टर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ए, हाई गेस्टेशन पीरियड एंड लो इमीडिएट रिटर्न्स, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बहुत टाइम लेता है, समझ में आया कि नहीं आया।
और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्रॉफिट चाहिए होता है और जल्दी चाहिए होता है, तो इसलिए वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन 74 है, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसमें से पब्लिक सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ टू सिटीजन्स, बी, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एट एनी कॉस्ट, सी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, डी, इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ए, सी, डी तो है पर बी नहीं है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। ये किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, नॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 75 बेटा, असर्शन है, नॉट ऑल सर्विसेज आर ग्रोइंग इक्वली वेल इन इंडिया। सही है। रीजन, वाइल IT एंड स्किल्ड सर्विसेज हैव ग्रोन, मैनी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक रिपेयर पर्सन्स, कार्ट पुलर्स barely manage to earn a living। सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। टर्शियरी सेक्टर की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 76 है, अ वर्कर इन अ मैच फैक्ट्री इज मेड टू वर्क 12 hours a day विदाउट एनी ओवर टाइम पे और हेल्थ बेनिफिट्स। कौन से सेक्टर में ये वर्क कर रहा है? बी, अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्स्ट्रा टाइम का कोई सैलरी नहीं मिलती है, राइट, या ओवर टाइम का कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है। क्वेश्चन 77 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन सेक्टर ओनरशिप। ऑड वन आउट बताना है सेक्टर ओनरशिप पे। इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस और BSNL, ये तीनों पब्लिक सेक्टर में आते हैं और रिलायंस रिटेल प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो ऑड वन आउट क्या होगा? रिलायंस रिटेल, याद रखिएगा। क्वेश्चन 78 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर, फिशरमैन और माइनर, ये तीनों किस में आ गए? प्राइमरी सेक्टर में आ गए। और डी बैंकर टर्शियरी सेक्टर में आया, तो ऑड वन आउट क्या होगा? डी बैंकर। क्वेश्चन 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया टुडे। कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में फेस कर रहा है आज के दिन? ए, ओवर प्रोडक्शन, बी, लैक ऑफ मैन पावर, सी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, या डी, एक्सेसिव मैकेनाइजेशन। सी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये फेस कर रहा है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का। क्वेश्चन 80, असर्शन है, द गवर्नमेंट मस्ट बियर सम ऑफ द कॉस्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सही है। रीजन, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ जनरेशन मैनी स्मॉल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। ये भी सही है, राइट। इसलिए गवर्नमेंट जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी में। मीन्स जो बिजली का बिल होता है उसका 50% शायद खुद बियर करती है और 50% इंडस्ट्री भरती है। इस सब्सिडी की वजह से इंडस्ट्रीज प्रॉफिट अर्न कर पाती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करती है, वरना कोई इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगी नहीं, क्योंकि बड़ी मशीन्स होती हैं और वो ज़्यादा यूनिट्स बनाती हैं, राइट। आई होप मैंने जो आपको ये 80 MCQ एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी सोशल साइंस क्लास 10th के 5 चैप्टर्स के MCQ अपने चैनल पोस्ट कर चुका हूँ और मैं उन्हें सेपरेट प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अटैच कर दूँगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू रिकमेंड दिस माई चैनल टू योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो। एंड डोंट फॉरगेट to watch the full video. In case you have any doubt related to any question that I have explained, you can pin me in the comment box. Take care everyone. Have a great day ahead.